नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके है। कल इसको लेके एक अपडेट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल अस्त्र मिसाइल के लिए भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ एक डील को फाइनल किया गया था। अब इस डील की कीमत लगभग 2,971 करोड़ था, लेकिन इसमें कितने अस्त्र मिसाइल खरीदे गए ये पब्लिकली बताया नहीं गया था। वैसे इसमें अस्त्र मिसाइल के साथ कुछ एडिशनल ऑक्सिलरी इक्विपमेंट भी शामिल थे, लेकिन फिर भी अभी की बात करें तो अभी तक का अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का सबसे बड़ा ऑर्डर होने वाला है। अब फिलहाल अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर है, जो कि हमें पाकिस्तान की M120C मिसाइल को टक्कर देने लायक बना सकता है, क्योंकि उन मिसाइल की रेंज करीब 105 किलोमीटर है। पिछली बार बालाकोट के दौरान हमारे सुखोई में R-77 मिसाइल लगे हुए थे, जिनकी मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर था, और इस वजह से पाकिस्तानी F-16 के पास क्लियर VVR एडवांटेजेस था, जिसका वो लोग फायदा उठा रहे थे। अब उसके बाद भारत की तरफ से रफाल को खरीदा गया था, और मिट्योर मिसाइल के साथ भले ही अभी रफाल हमें पाकिस्तान और चाइना दोनों से VVR एडवांटेजेस को दिला सकता है, लेकिन इसे सिर्फ रफाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी हमारे पास बस 36 रफाल मौजूद है, जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को काउंटर करने के लिए अकेले सफिशिएंट नहीं होने वाले। इसके बाद भी मिट्योर मिसाइल की जो यूनिट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, और एक एक मिसाइल की जो कॉस्ट है वो 25 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है, जिस वजह से इनको बड़ी मात्रा में ऑर्डर करना हमारे बजट के लिए थोड़ा बाहर हो सकता है। इस वजह से अभी इसका एक इंडिजिनस सोल्यूशन को निकालने के लिए DRDO की तरफ से अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वर्जन को तैयार किया जा रहा था, जो कि एक डुअल पल्स मिसाइल होने वाली है, और इसकी रेंज 160 किलोमीटर से 180 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और ये हमें पाकिस्तान के AMRAAM के अलावा चाइनीज ऑरिजिन PL-15 मिसाइल के अगेंस्ट में भी VVR एडवांटेजेस को दिलाने वाला है, जिसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 145 किलोमीटर तक होने वाली है। अभी बताया जा रहा है कि इसी महीने ही DRDO की तरफ से अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वर्जन की टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा, जो कि इसका इनिशियल ट्रायल होने वाला है। लेकिन इस मिसाइल की डेवलपमेंट को भी फास्ट ट्रैक बोर्ड में किया जा रहा है, जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स का मेन लॉन्ग रेंज VVR मिसाइल होने वाला है। अब इसके अलावा अस्त्र की मार्क 3 वर्जन को भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मिट्योर मिसाइल की कैटेगरी का मिसाइल होगा, जिसकी कॉस्ट थोड़ी हाई रेंज पे रहेगी। लेकिन अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो इसकी कॉस्ट लगभग अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के स्टैंडर्ड की रहने वाली, जो कि 10 करोड़ के अंदर ही रहने वाली, और इसको बड़ी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में आगे चल के इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन वहीं पर अगर अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो ये रैमजेट मोटर के साथ आने वाली, और इसकी कॉस्ट हमें कम से कम 15 करोड़ से 20 करोड़ के आसपास पड़ने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को लेके। पहले इसमें ग्लोबल कंपनीज को शामिल करने का प्लान किया गया था, लेकिन फिर इस टेंडर में कुछ बदलाव किया गया था, और अभी इंडियन आर्मी में जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल होने वाले वो सभी के सभी मेड इन इंडिया व्हीकल्स होने वाले हैं। इसमें इंडियन स्टेट ओन्ड कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ ही इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बारे में बात करते हुए DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने बताया कि भारत की तरफ से अभी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल और फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट में इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तक फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट यानी कि FICV टेंडर में इशू किए गए RFI को रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से अपनी मॉडल को तैयार किया जा चुका है, जिसे जल्द ही वो डिस्प्ले करने वाले, यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट में जो भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो अपने तरफ से अपनी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की प्रोटोटाइप और मॉडल को तैयार कर चुके हैं। लेकिन वहीं पर अभी तक DRDO की तरफ से ऑफिशियली अपनी मॉडल को डिस्प्ले नहीं किया गया। पिछले साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से भी BMP-2 व्हीकल की एक मॉडर्न वर्जन को भी आर्मी को ऑफर किया गया था, लेकिन उसमें आर्मी की तरफ से इतना कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था, और अभी आर्मी कम्प्लीटली BMP-2 सेगमेंट की जो व्हीकल है उनको रिप्लेस करना चाहता है, जो कि काइंड ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर के लिए अभी फिट नहीं रहे। और इसके बाद हमारे T-72 फ्लीट को भी रिप्लेस करने के लिए जिन फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल या FRCV प्रोजेक्ट को इशू किया गया था, इसको लेके भी अभी थोड़ा डाउट चल रहा है, क्योंकि जब एक तरफ इसमें DRDO की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और इसको आर्मी को ऑफर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे फॉरेन मेड टैंक्स को इसमें सिलेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। स्पेशली रशियन ओरिजिन अर्मादा टैंक को यहाँ पे खरीदने पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था, लेकिन अभी तक इस डील को लेकर हम कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अभी तक DRDO की
फ्यूचर मेन बेल्ट टैंक की डिजाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक इसका डिजाइन कंप्लीट नहीं होगा तो हम उसके ऊपर कभी भी डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 2030 के बाद हमको ऑफिशियली T-72 टैंक्स को रिटायर करना पड़ेगा। और अगर हम तब तक DRDO की मेन बैटल टैंक के इंतजार में बैठे रहेंगे और उसके बाद अर्जुन टैंक जैसा रिजल्ट सामने आएगा तो ये गड़बड़ वाली बात हो सकती है, जिस वजह से आर्मी इस टेंडर के अंदर एक सेकंड ऑप्शन को भी रखना चाहती है, जो कि एक फॉरेन मेड टैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन होने वाला है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से, और अभी हम एक ऐसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सुनने में थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन इसको पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता है। एक ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि चाइना की तरफ से अभी रशिया के कुछ रीजन पर कब्जा करने की कोशिश किया जा सकता है। स्पेशली अभी जब रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रहा है और रशिया कुछ हद तक अनस्टेबल हो गया है, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश चाइना कर सकता है। आप में ज्यादातर लोग सोचेंगे कि चाइना और रशिया के बीच तो बहुत ही अच्छी रिलेशन है, तो चाइना भला किस वजह से रशिया के ऊपर हमला कर सकेगा या रशियन टेरिटरी पर अपना कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो आप यहाँ पर शायद थोड़े गलत हो सकते हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जिसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चलता है, और चाइना अपनी हर पड़ोसी देश की जमीन को कहीं ना कहीं अपना क्लेम करने की कोशिश करता है। और इस वजह से रशिया और चाइना के बीच 1969 में एक बार छोटी मोटी लड़ाई भी हो चुकी थी, जिसमें चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से एम्ब्यूज करके रशियन बॉर्डर गार्ड के ऊपर हमला किया गया था और करीब 31 बॉर्डर गार्ड को मार दिया गया था, और यह हादसा डमास्की आइलैंड के करीब हुआ था। अब अभी जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ है, तब से चाइना की तरफ से सेम रीजन में रशियन बॉर्डर के करीब रेगुलर बेसिस पर वॉर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें रशियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों इन्वॉल्व रहती है। और आपको पता होगा कि चाइना की स्ट्रेटेजी कैसी होती है। किसी रीजन पर चाइना जब अपना दावा करने लगता है, उससे ठीक पहले ही कुछ ही दिन पहले वो उस रीजन में जाके अचानक से अपनी एक्टिविटी को तेज कर देते हैं, फिर अचानक से वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और रेजिस्टेंस मिलने पर पीछे चले जाते हैं और फिर बड़ी तादाद में वहां पे घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब आमना सामना होता है, यानी कि थोड़ा मामला गर्म हो जाता है, तो उस रीजन को अपना क्लेम करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज वो कब से भारत के साथ तो कर ही रहे, साथ ही ताइवान के साथ, मलेशिया के साथ और फिलीपींस के साथ भी सेम स्ट्रेटेजी को अपना रहे, और लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ चाइना सेम ट्रिक्स को आजमाता आ रहा है। और अभी सेम हरकत को चाइना रशिया के साथ भी करने की कोशिश करने लगा है। फिलहाल अगर आप कहेंगे कि चाइना एकदम से रशियन टेरिटरी पर हमला कर देगा, तो इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जिस रीजन में अभी चाइनीज ट्रूप्स बिल्डअप हो रहे हैं, उस रीजन को रशियन रीजन के अलावा चाइना अपना क्लेम करना शुरू कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये रशिया और चाइना के बीच शायद जंग जैसे हालात को भी पैदा कर सकता है, क्योंकि रशिया आसानी से अपने जमीन को छोड़ने वाला नहीं है। और इसी वजह से आज तक चाइना की तरफ से कभी भी खाबराबोस्क और उरिस्क रीजन में रशिया के साथ फेस अप करने का साहस नहीं किया गया था। लेकिन अभी जब रशिया थोड़ा बहुत वीक होने लगा है, तो इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए चाइना की तरफ से उस रीजन में दोबारा ट्रूप्स को बिल्डअप करना शुरू कर दिया गया, जो कि फिलहाल के लिए चाइना की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर। अभी कुछ ही दिन पहले ही पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ मीडिया से बात करते हुए बात बता रहे थे कि भारत के साथ पाकिस्तान अपनी सभी रिलेशन को और इशू को रिजॉल्व तो करना चाहता है, लेकिन इससे पहले भारत को कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी बातचीत करने वाला नहीं है। अभी बात आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को कश्मीर में रिस्टोर करने का जो डिमांड है, ये पाकिस्तान का कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। पर अभी टर्किश मीडिया से बात करते हुए एक दिन पहले ही पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि वो अभी भारत के साथ पाकिस्तान की ट्रेड रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, जो कि पिछले 2-3 सालों से बंद पड़ा हुआ है। मतलब चल तो रहा है, पर जो इमरजेंसी चीजें होती है वही सब भारत से पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है। अब इसको रिस्टोर करते हुए पाकिस्तान के पीएम भारत के साथ एक हेल्दी ट्रेड रिलेशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उनका तर्क ये है कि बॉर्डर में चाहे जो भी हो जाए या डिस्प्यूट हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और चाइना के बीच ट्रेड रिलेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। 2020 और 21 में जब भारत और चाइना के बीच तनाव एकदम पीक पर था, तब भी भारत और चाइना के बीच 86.37 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया गया था। और फिर 2021 और 22 के अंदर भी भारत और चाइना के बीच 115.41 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया गया था। तो इस बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ भारत ट्रेड रिलेशन को एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर सकता? वैसे भारत की तरफ से पाकिस्तान को 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी दिया गया था, लेकिन 2019 में हुई पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से इसको हटा दिया गया था। इसके बाद भी पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड रिलेशन को बंद करने की कोशिश किया था, जिसके बाद इसका बहुत ही नेगेटिव असर जो था वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ा था और मजबूरन उनको वापस भारत से मेडिकल और इमरजेंसी सर्विस को और इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करना पड़ा था। और आज भी वो वैसे ही भारत से उन सब चीजों को इम्पोर्ट कर रहे हैं,
लेकिन भारत पाकिस्तान से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता है, फिर बहुत ही कम चीज़ों को इंपोर्ट करता है, जिस वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच जो ट्रेड होता था उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से अभी पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर इसको मेकअप करना चाहते हैं और ये तभी हो सकता है जब दोनों देशों के बीच दोबारा ट्रेड रिलेशन को शुरू किया जाएगा। अभी हालात ऐसे कि पाकिस्तान मजबूरी में आके हमसे कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है जो कि वो कहीं और से नहीं ला सकते हैं, जबकि उन्होंने ऑफिशियली हमारे साथ ट्रेड को बैन कर रखा है। और अभी इसको दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होने वाला है, क्योंकि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं किया जा सकते और आतंकवादियों के साथ कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।